Hello guys, good evening and welcome to yet another revision video. This time अपना टारगेट है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम रिवाइज करना. ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा. बहुत सारे सेक्शंस है, बहुत सारे सेक्शन नंबर्स याद रखने पड़ेंगे, अमाउंट्स याद रखने पड़ेंगे. और ये चैप्टर अनअवॉइडेबल चैप्टर है. मतलब ये चैप्टर आपके कंपलसरी क्वेश्चन में तो आएगा ही आएगा. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. तो ये चैप्टर थोड़ा एफर्ट मांग लेगा एंड यू विल हैव टू स्टडी द चैप्टर बेटर. इस चैप्टर में आलस मत करना, इसको स्किप मत करना. अच्छे अच्छे सेक्शंस ही पढ़ लो या फेवरेट सेक्शंस ही पढ़ लो, बाकी इग्नोर कर लो, ऐसा मत करना. चलो लेट्स गेट इनटू इट. चैप्टर नंबर 6A इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है. चैप्टर नंबर 6A पार्ट ए कुछ जनरल चीजें हैं, उसमें कुछ डेफिनेशन है, उसमें किसी डिडक्शन का बात नहीं किया बट टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर दिए. ये कंडीशन सेटिस्फाई करो, वो कंडीशन सेटिस्फाई करो. दैट्स वेरी सिंपल. पार्ट बी सेक्शन 80C टू सेक्शन 80GGC. दीज आर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन पेमेंट्स. ये डिडक्शन आपको ऑटोमेटिकली मिलने वाले हैं. आपने टाइमली रिटर्न फाइल किया, बिलेटेड रिटर्न फाइल किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यू आर एंटाइटल्ड टू दीज डिडक्शंस. चैप्टर 6A पार्ट सी, इसमें आपके सिलेबस में 3 सेक्शंस है. वैसे इनकम टैक्स एक्ट में पार्ट सी में बहुत सारे सेक्शंस है बट इंटरमीडिएट के लेवल पे 80JJAA, 80QQB, 80RRB. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इनकम्स. ये हेडिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. सर्टन इनकम्स पार्ट सी भी याद रखना जरूरी है. ये डिडक्शंस आपको इनकम के बेसिस पे मिलेंगे. इफ यू अर्न अ सर्टन टाइप ऑफ इनकम यू आर एलिजिबल फॉर दिस डिडक्शन. इस डिडक्शन के लिए कंपल्सरीली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. नंबर 1 वो रिटर्न. नंबर 2 टाइम पे फाइल करना पड़ेगा. एंड नंबर 3 उस रिटर्न में इन डिडक्शंस को सामने से क्लेम करना पड़ेगा. सो एज एन असेसी इफ यू फॉरगेट टू क्लेम 80JJAA डिडक्शन, 80QQB डिडक्शन, 80RRB डिडक्शन, द इनकम टैक्स ऑफिसर विल कैलकुलेट योर इनकम विदाउट गिविंग यू दीज डिडक्शंस. ऊपर जो पार्ट बी वाला है ना, उसमें तुम अगर भूल गए ना तो इनकम टैक्स ऑफिसर इज अंडर ड्यूटी टू गिव यू दैट डिडक्शन सामने से एंड रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम. पार्ट बी के डिडक्शन इट्स काइंड ऑफ कंपल्सरी. तुम भूल गए तो इनकम टैक्स ऑफिसर सामने से तुमको डिडक्शन देगा. तुम बिलेटेड रिटर्न फाइल करो तो भी ये डिडक्शन मिल जाएगा पार्ट बी वाला. लेकिन बेटा ये जो पार्ट सी वाले है ना, ये वाले तुम भूल गए तो इनकम टैक्स ऑफिसर भी बोलेगा नहीं मिलेगा डिडक्शन. तुम्हें कंपल्सरी डिडक्शन क्लेम करना पड़ेगा. वो डिडक्शन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे तब ही डिडक्शन मिलेगा और वो बिलेटेड नहीं चलेगा. वो टाइम पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. पार्ट CA 80TTA, 80TTB दीज आर स्मॉल डिडक्शंस. 2 ही सेक्शन है. डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम्स. मतलब ये इतनी छोटी इनकम है ना कि गवर्नमेंट बोलती है इसमें हमको टैक्स नहीं लेना बट इसको सेक्शन 10 के एग्जेम्पशन में नहीं डालना, हमको बेनिफिट तो देना है असेसी को, तो हमने डिडक्शन के तौर पे बेनिफिट दे दिया, एग्जेम्पशन के तौर पे नहीं. 80U सिंगल सेक्शन, एक ही डिडक्शन है एंड एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 10AA. चलो अब पार्ट ए जनरल का बात करते हैं. दिस डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम. उससे ज्यादा तो डिडक्शन ले नहीं सकते. GTI का ही डिडक्शन, GTI जितना ही डिडक्शन मिलेगा. हमने ये वाला चीज तो अभी पढ़ा. पार्ट सी वाले जो डिडक्शन है, इफ यू फेल टू मेक अ क्लेम इन द रिटर्न ऑफ इनकम तो डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड. ये वाला कॉन्सेप्ट सेक्शन 10AA डिडक्शन के लिए भी इक्वली अप्लाई होता है. चैप्टर 6A पार्ट बी, पार्ट CA का डिडक्शन वो सब आपको अलाउ हो जाएगा. ये वाली जो मेरी सारी स्पेशल इनकम्स है, इस इनकम के सामने हम कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते. सेक्शन 111 है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% टैक्स रेट, 20% टैक्स रेट, वो अपना 23 जुलाई वाला अमेंडमेंट. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 एंड 112A, उसमें तो कभी स्लैब रेट लगता ही नहीं है. उसमें स्पेशल टैक्स रेट्स है. 20% का 12.5% हो गया है. 1 लाख का एग्जेम्पशन 1,25,000 हो गया है. 12.5% इज अ टैक्स रेट ऑन और आफ्टर 23 जुलाई. विनिंग्स, फिजिकल विनिंग्स 115BB, ऑनलाइन विनिंग्स 115BBJ 30% टैक्स रेट. क्रिप्टो करेंसी के सेल पे 30% टैक्स रेट. अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे 78% टैक्स रेट. ये सारी इनकम्स ऑब्वियसली आपके GTI में इंक्लूडेड, ग्रॉस टोटल इनकम में तो इंक्लूडेड होगी बट इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट, इनके सामने आप कोई डिडक्शन एडजस्ट नहीं कर सकते. इफ अ डिडक्शन इज टू बी कवर्ड अंडर चैप्टर 6A पार्ट C,
your return has to be filed on or before due date, only then the deduction will be allowed. Gross total income मतलब total income before making any deduction under chapter 6A of the act, मतलब सारे हेड्स को कवर करो, exempt incomes को छोड़ दो, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का इफेक्ट दे दो, रेजिडेंशियल स्टेटस को भी कंसिडर कर लो. चैप्टर 6A का डिडक्शन दिए बगैर जितना भी कैलकुलेशन होता है वो सारे प्रोविजंस अप्लाई कर लो. डिफॉल्ट regime versus opt out regime, this is a big chapter in the sense of this regime. 80CCD subsection 2, 80CCH subsection 2 and 80JJAA, ये डिडक्शंस आपको डिफॉल्ट रेजिम में भी अलाउ होंगे, ऑप्ट आउट रेजिम में तो ऑब्वियसली अलाउ होंगे, लेकिन अंडर द डिफॉल्ट रेजिम अदर डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड. हाँ, अंडर द ऑप्ट आउट रेजिम ऑल डिडक्शन शैल बी अलाउड. डिफॉल्ट रेजिम में सिर्फ 3 डिडक्शंस, 80CCD सबसेक्शन 2, 80CCH सबसेक्शन 2 एंड 80JJAA, ओनली दीज 3 विल बी अलाउड टू यू एज अ डिडक्शन. चलो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर. 80C पेमेंट किया, इन्वेस्टमेंट किया, कॉन्ट्रीब्यूशंस किया, तो जो पेमेंट, जो इन्वेस्टमेंट, जो कॉन्ट्रीब्यूशन आपके सेक्शन में इंक्लूडेड है, सेक्शन में कवर्ड है, उनका डिडक्शन मिलेगा. मैक्सिमम लिमिट 1,50,000. ये आप टैक्सेबल इनकम में से करो या एग्जेम्प्ट इनकम में से पेमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. यू मेक अ पेमेंट, यू मेक अ इन्वेस्टमेंट, यू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन, यू आर एंटाइटल्ड टू डिडक्शन. पेमेंट के लिस्ट में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, उसका डिडक्शन आपको 80C में मिलेगा. ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो रीपे हो रहा है. आप जो इंटरेस्ट पे करोगे उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 24B में मिलेगा. ट्यूशन फीस जो पे किया, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फी, मिसलेनियस फी, कंप्यूटर फी, कोई डोनेशन दिया एक्सेट्रा, वो कुछ नहीं चलेगा. सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिलेगा. वो भी वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इंडिया में होना चाहिए, फुल टाइम एजुकेशन के लिए होना चाहिए, एंड मैक्स टू मैक्स 2 चिल्ड्रन का ट्यूशन फी ही एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो. दिस डिडक्शन इज अवेलेबल, ये पूरा सेक्शन 80C का डिडक्शन इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF. मतलब अगर बाई चांस इफ देर आर मोर देन 2 चिल्ड्रन जिनका ट्यूशन फी पे करना है, तो फादर एंड मदर कैन स्प्लिट द ट्यूशन फी इन सच अ वे कि भाई 2 बच्चों का ही डिडक्शन फादर को मिलता है, 2 बच्चों का डिडक्शन मदर को मिलता है. यू इंडिविजुअल है ना, सो बोथ फादर एंड मदर हैव ग्रॉस टोटल इनकम, तो 2 से ज्यादा बच्चों का ट्यूशन फी पे करना पड़ रहा है, आपको डिडक्शन मिल जाएगा. अमाउंट डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, जो अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे उसका आपको डिडक्शन मिलेगा. जब ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में से पैसा विड्रॉ होगा तो सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 11A प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट पूरा आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा. जितना एज अ पेरेंट, एज अ लीगल गार्डियन अपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट किया. अब सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम इज ओनली पॉसिबल टू ओपन इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड. वो आपकी बेटी है या आप उसके लीगल गार्डियन हो, यू मे नॉट बी द पेरेंट बट इट्स अ गर्ल, उसके नाम पे आप अकाउंट ओपन करो, आप जो डिपॉजिट करोगे उसका डिडक्शन मिल जाएगा. हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो पे करते हो, अगर कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं किया है तो यहाँ पे 80C में डिडक्शन ले सकते हो. जितना 80C में डिडक्शन लिया है उतना आप कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं कर सकते. तो 1,50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है ना ये सेक्शन में. 1,50,000 जितना स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस आप 80C में डिडक्शन ले लो. सपोज आपने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस 3,50,000 पे किया है, तो ऊपर का 2 लाख रुपया कॉस्ट में जाके कैपिटलाइज कर दो, बाकी का 1.5 लाख 80C में आके डिडक्शन ले लो, या तो पूरा 3.5 लाख रुपीस कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दो, लेकिन ऑब्वियसली दोनों नहीं हो सकता. इन्वेस्टमेंट्स, नाबार्ड के बॉन्ड्स खरीद लिए, म्यूचुअल फंड का स्पेसिफिक टैक्स सेवर स्कीम के यूनिट्स खरीदे, या इंश्योरेंस प्लान, लेकिन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जहां पे आप प्रीमियम पे करते हो और आपको सामने यूनिट्स मिलते हैं, तो ये स्पेसिफिक यूनिट्स खरीदे, उसका कॉस्ट आपको डिडक्शन के तौर पे मिल जाएगा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस के साथ मिनिमम 5 इयर्स का FD बनाया, ये टैक्स सेवर FD है, उस FD के प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा. ऑब्वियसली उस FD पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट तो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का प्रिंसिपल अमाउंट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट को पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिफ्लेक्ट करो और फिर नीचे ग्रॉस टोटल इनकम में से सेक्शन 80C में उसका डिडक्शन ले लो. हाँ, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट
आपको बैंक में मिलेगा, री इन्वेस्ट नहीं होगा, तो लास्ट ईयर के इंटरेस्ट को सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिस्क्लोज करो, एटीसी में डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन मेड टू प्रोविडेंट फंड, ऑल प्रोविडेंट फंड्स एक्सेप्ट यूआरपीएफ। तो सर ऑल प्रोविडेंट फंड्स एक्सेप्ट यूआरपीएफ का मतलब क्या हुआ? इस प्रोविडेंट फंड में पब्लिक प्रोविडेंट फंड कवर हुआ, इस प्रोविडेंट फंड में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कवर हुआ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कवर हुआ, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कवर नहीं हुआ। नेशनल पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट चलाती है उसका तो मेन डिडक्शन ETCCD में मिलता है, लेकिन अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, कोई भी एम्प्लॉय नहीं चलेगा, और आपने एक सेकेंडरी अकाउंट खोला है, तो जितना सेकेंडरी अकाउंट खोला है ये एक्स्ट्रा है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन करोगे उसका डिडक्शन आपको ATC में मिल जाएगा। प्राइमरी अकाउंट का डिडक्शन आपको ATCCD में मिल जाएगा। नाउ हु आर द पर्सन्स फॉर whom you can pay life insurance premium and you can get a deduction? तो this section is available to two people, individual and HUF. Individual can pay premium for himself, for spouse or for children. अब वो चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो फर्क नहीं पड़ता, डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट फर्क नहीं पड़ता, चिल्ड्रन का प्रीमियम पे करोगे तो एज एन इंडिविजुअल तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा। बट इस सेक्शन में पेरेंट्स का प्रीमियम इज नॉट कवर्ड, सो इफ यू पे योर पेरेंट्स का प्रीमियम यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ डिडक्शन फॉर इट। HUF किसी भी फैमिली मेंबर का प्रीमियम पे कर देगा तो उसे डिडक्शन मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए दिस पॉइंट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ द पॉलिसी हैज बीन इश्यूड अप टू 31 मार्च 2012, तो समझ लो इसको नाम दे देते हैं ओल्ड पॉलिसी, देन द प्रीमियम दैट यू पे और मैक्सिमम 20% ऑफ द सम अश्योर्ड इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट यू विल गेट। इफ द पॉलिसी इज इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, तो इसको न्यू पॉलिसी बोल लेते हैं। Then the limit has been reduced from 20% to 10%, maximum 10% of sum assured or the premium paid, whichever is less, इतना डिडक्शन मिलेगा आपको। If the policy is issued on or after 1 April 2013, but the person is suffering from a disease या the person is suffering from disability, तो but obviously उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होगा, इसीलिए हमने लिमिट भी इंक्रीज कर दी थोड़ी सी, 10% की जगह पे 15%। So for old policy, maximum 20% of sum assured is the amount of deduction. For new policy, maximum 10% of sum assured is the amount of deduction. But if the person is suffering from a disease or a disability, the maximum 15% of sum assured is the amount of deduction that you will get. आपने जिस हाउस प्रॉपर्टी के लिए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन रीपे किया है, वो हाउस प्रॉपर्टी अगर 5 साल में बेच दी, या आपने ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो 2 साल में सरेंडर कर दिया वो पॉलिसी, या फिर जो फिक्स डिपॉजिट बनाया है पोस्ट ऑफिस के साथ, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस के साथ वाला FD, वो विद इन 5 ईयर्स प्री मेच्योरली ब्रेक करके पैसा ले लिया, देन जितना डिडक्शन आपको मिला था वो अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले डिडक्शन लिया था लेकिन प्रॉपर्टी 5 साल में बेच दिया, या पॉलिसी 2 साल में सरेंडर कर दिया, या आपने FD 5 साल में तोड़ दिया, तो प्रिंसिपल अमाउंट का जिसका डिडक्शन मिला था वो अब आपकी इनकम मानी जाएगी, इट विल बी टैक्सेबल। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 80CCC। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस के साथ साथ ये पेंशन का काम भी करती है। इफ यू ओपन एन अकाउंट इन अ पेंशन फंड, ये पेंशन फंड इंश्योरेंस कंपनीज रन करती है, तो ओनली एज एन इंडिविजुअल यू आर एंटाइटल टू द डिडक्शन। मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल इज 1,50,000 पूरे साल में जितना अमाउंट आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया, और मैक्सिमम 150, उसमें से जब फ्यूचर में पेंशन मिलेगा वो पूरा टैक्सेबल होगा। ऑब्वियसली वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि पेंशन फंड से आपको पेंशन मिल रहा है, दे आर नॉट योर एम्प्लॉयर्स। एक सेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है 80CCD, एक छोटा सा अमेंडमेंट भी है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। ये है वो नेशनल पेंशन स्कीम, एंड एज एन इंडिविजुअल यू आर द अकाउंट होल्डर, आपको डिडक्शन मिलने वाला है। अब आपको जो डिडक्शन मिलने वाला है ना, वो 80CCD सबसेक्शन 1 में डिडक्शन मिलने वाला है, 80CCD सबसेक्शन 1B में डिडक्शन मिलने वाला है, एंड 80CCD सबसेक्शन 2। तो ये 3 सबसेक्शंस आपको पढ़ने हैं। कुछ बेसिक चीजें याद रख लो। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स, इसमें कमीशन ऐड नहीं होता, सिर्फ बेसिक और DA इन टर्म्स।
सबसेक्शन 1B का डिडक्शन आपको मिलेगा वेदर सबसेक्शन 1 का डिडक्शन आपने लिया है या नहीं लिया है। इसका मतलब सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यू कैन फर्स्ट टेक अ डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 1 एंड बैलेंस अमाउंट का डिडक्शन 1B में ले सकते हो, या ऑल्टरनेटिवली पहले 1B का डिडक्शन ले लो एंड देन यू कैन टेक अ डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 1, इट्स फाइन। हाँ, जो अमाउंट का डिडक्शन आपको सबसेक्शन 1 में ऑलरेडी अलाउ हो चुका है उसका डिडक्शन 1B में वापस नहीं मिलेगा। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन? देखो, अपने खुद के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन आपको मिलता है सबसेक्शन 1 में एंड सबसेक्शन 1B में। अगर आपका अकाउंट होल्डर एम्प्लॉई है तो उसका खुद का कंट्रीब्यूशन और मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर आपका अकाउंट होल्डर एम्प्लॉई नहीं है तो ऑब्वियसली उसको सैलरी नहीं मिलती, तो सैलरी की जगह पे GTI डाल दिया और 10 की जगह पे 20% लिमिट बढ़ा दी। सो अकाउंट होल्डर एम्प्लॉई, उसके खुद के कंट्रीब्यूशन का उससे डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। अकाउंट होल्डर नॉन एम्प्लॉई है, बिजनेस करता है, प्रोफेशन करता है, रेंट इनकम कमाता है, एम्प्लॉई नहीं है, तो मैक्सिमम 20% ऑफ GTI। वो अकाउंट होल्डर एम्प्लॉई हो या नॉन एम्प्लॉई हो, अपने खुद के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन 1B ATCCD सबसेक्शन 1B में भी मिलेगा। उसमें द मैक्सिमम लिमिट अवेलेबल इज 50,000। जैसे 2 मिनट पहले हमने डिस्कस किया, जितने अमाउंट का डिडक्शन सबसेक्शन 1 में मिलता है सबसेक्शन 1 में, वो 1B में नहीं ले सकते, या फिर पहले अगर आपने 1B लिया है तो उसका डिडक्शन सबसेक्शन 1 में नहीं ले सकते, बट सीक्वेंस फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ATCCD सबसेक्शन 2 में कवर हुआ। अब एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हारा अकाउंट होल्डर एम्प्लॉई है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, आपके लिए द लिमिट इज मैक्सिमम 14% ऑफ सैलरी। सो एम्प्लॉयर का खुद का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू अ लिमिट ऑफ 14% ऑफ सैलरी। याद रखना, डिडक्शन एम्प्लॉई को मिल रहा है। बट इफ यू आर एनी अदर एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हो, नॉर्मल जॉब कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर जॉब कर रहे हो, तो वो एम्प्लॉई अगर ऑप्ट आउट रेजिम में टैक्स भर रहा है तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी जितना डिडक्शन मिलेगा। बट अगर वो एम्प्लॉई, एंड दिस इज द अमेंडमेंट, अगर वो एम्प्लॉई डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है तो वो जो 10% की लिमिट है वो हमने इंक्रीज करके 14% कर दी। मतलब एक चीज तो एकदम क्लियर है, देखो इस पूरे टेबल में डिडक्शन अकाउंट होल्डर को मिल रहा है। अकाउंट होल्डर अगर एम्प्लॉई नहीं है तो उसके खुद के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन और मैक्सिमम 20% ऑफ GTI विच एवर इज लेस, ये सबसेक्शन 1। उसके खुद के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन और मैक्सिमम 50,000 विच एवर इज लेस, ये सबसेक्शन 1B। सिंस ही इज नॉट एन एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जैसा कुछ नहीं होगा तो इसके लिए सबसेक्शन 2 नहीं होने वाला, तो नॉट एन एम्प्लॉई डिस्कस हो गया। अब मेरा अकाउंट होल्डर कहीं पे जॉब कर रहा है, एम्प्लॉई है, उसके खुद के कंट्रीब्यूशन का उसको डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। ही विल ऑल्सो गेट अ डिडक्शन ऑफ हिज ओन कंट्रीब्यूशन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000। बट दोनों में से दोनों सबसेक्शन 1 और 1B का डबल डिडक्शन पॉसिबल नहीं है। एंड सिंस ही इज एन एम्प्लॉई, उसका एम्प्लॉयर अगर उस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है तो एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई आपको डिडक्शन मिलेगा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 14% ऑफ सैलरी। फिर एज अ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप कौन से भी रेजिम में टैक्स भर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ यू आर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो ऑप्ट आउट रेजिम में टैक्स भर रहे हो तो यू विल गेट अ डिडक्शन ऑफ मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का। एंड इफ यू आर पेइंग टैक्स अंडर द डिफॉल्ट रेजिम तो सेक्शन 115BAC को प्रमोट करने के लिए 14% का लिमिट बढ़ा के 10% का लिमिट बढ़ा के 14% कर दिया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और मैक्सिमम 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जब इस पेंशन स्कीम में से मैं पेंशन विड्रॉ करूंगा और मैंने वन शॉट 100% विड्रॉ कर लिया तो पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया तो 60% ऑफ द अमाउंट इज एग्जेम्प्ट, बाकी का 40% पे टैक्स लग जाएगा। अगर डेथ पे पैसा मिला तो वो एग्जेम्प्ट हो गया लीगल एयर नॉमिनी के लिए। अगर पार्शियली विड्रॉ किया तो अमाउंट रिसीव्ड और 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। और पेंशन स्कीम के रूल्स के हिसाब से ना ये जो अमाउंट रिसीव्ड है ना दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 25% ऑफ योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशंस। उससे ज्यादा आप विड्रॉ ही नहीं कर सकते पार्शियली। मतलब इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट ने बोल दिया कि पार्शियल विड्रॉवल जितना एनपीएस रूल्स के हिसाब से परमिटेड है ना
वो पूरा पूरा हम आपको डिडक्शन वो पूरा पूरा हम आपको सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन दे देंगे। 80 CCE एक ब्लैंकेट सेक्शन, मैं ब्लैंकेट इसलिए बोल रहा हूं, 80 C, 80 CCC, 80 CCD सबसेक्शन 1 टोटल डिडक्शन मिला के ओवरऑल लिमिट ऑफ 1,50,000। लेकिन इस ओवरऑल लिमिट में, इस ब्लैंकेट में 80 CCD 1B जो 50,000 का अलग से मिलता है एंड 80 CCD सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो इस ब्लैंकेट में कवर्ड नहीं है, तो उनका सेपरेट डिडक्शन मिलेगा। अगर आप एक इंडिविजुअल हो जिसने ये अग्निपथ स्कीम में एनरोल किया है, तो अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपके नाम का एक अकाउंट खुला है। एम्प्लॉयर विल बी योर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा, सबसे पहले तो उस कंट्रीब्यूशन को आप सैलरी के चैप्टर में इनकम दिखाओगे। अपने खुद के कंट्रीब्यूशन का आपको पूरा डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन का भी पूरा डिडक्शन मिलेगा। यहां पे कोई लिमिट नहीं है। हाँ, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में सिर्फ और सिर्फ 80 CCH सबसेक्शन 2 का ही डिडक्शन मिलेगा, सबसेक्शन 1 का डिडक्शन नहीं मिलने वाला। ओके, एक कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन, डिफिकल्ट है, ध्यान दो। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसको कॉमन मैन मेडिक्लेम बोलता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, उसके लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। देयर इज अ फर्स्ट एक्सपेंस कवर्ड हियर। एक्सपेंसेस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो तुम बीमार नहीं हो बट चेकअप करवाने के लिए तुमने खर्चा किया है, तो उस खर्चे का तुमको डिडक्शन मिलेगा। यहां पे पेयर हैज टू बी ओनली एन इंडिविजुअल, तो ही डिडक्शन मिलेगा। थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है। ये एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट आपको डिडक्शन के तौर पे तभी अलाउ होगा अगर जिसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 इयर्स या उसके ऊपर है, और उसका कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो बट ऑब्वियसली उसका मतलब वो कोई मेडिक्लेम प्रीमियम पे नहीं करता, मतलब प्रीमियम का तो डिडक्शन मिलने का सवाल ही नहीं है। बट जब ये रेजिडेंट सीनियर सिटीजन बीमार होगा, देन उसके ट्रीटमेंट का जो खर्चा होगा उसका हम सेपरेटली डिडक्शन दे देंगे, क्योंकि इसके पास पॉलिसी नहीं है तो उसको प्रीमियम का डिडक्शन नहीं मिला है। दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF। दिस डिडक्शन विल बी अवेलेबल ओनली इफ द प्रीमियम इज पेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम में से पे करोगे तो नहीं चलेगा। सेक्शन नंबर 80C में लिखा था कि एग्जेम्प्ट इनकम भी चलेगी, टैक्सेबल इनकम भी चलेगी। अब कहीं से भी प्रीमियम पे करो, हम आपको डिडक्शन दे देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब के फर्स्ट वाला पॉइंट और ये थर्ड वाला पॉइंट, दिस शुड बी पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। लेकिन ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, हेल्थ चेकअप वाला, दिस कैन बी पेड बाय एनी मोड इंक्लूडिंग कैश। अच्छा, अब डिडक्शन कैसे मिलता है? दिस इज वेयर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। पेयर अपने आप को इंडिविजुअल समझ लो। आप इंडिविजुअल हो, आपने किसके लिए ये पॉलिसी का आपने किसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी? सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन अगर डिपेंडेंट है तो ही कवर्ड है इस लिस्ट में। तो इसको हम लोग ग्रुप 1 मान के चलते हैं। सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर कोई भी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन नहीं है तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का एक्सपेंस और अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5,000 विच एवर इज लेस, फिर वो विच एवर इज लेस वाली अमाउंट और ये हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दोनों टोटल करो, मैक्सिमम 25,000 विच एवर इज लेस। ये आपका एक एग्जेम्पशन आया X रुपीस। लेकिन अगर एटलीस्ट 1 पर्सन इज अ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, तो मैं खुद रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हूं या मेरी स्पाउस रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का एक्सपेंस और मैक्सिमम 5,000 विच एवर इज लेस, वो लोअर अमाउंट और मैक्सिमम 50,000, जो लिमिट पहले 25,000 की थी वो इंक्रीज होके अब 50,000 हो गई, क्योंकि आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए प्रीमियम पे कर रहे हो। ये अमाउंट जो आया ये आपका डिडक्शन होगा X रुपीस। बट बिकॉज आप एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को इस लिस्ट में कवर कर रहे हो,
ऐसा हो सकता है कि मैं रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हूं या मेरी स्पाउस रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है और हमारा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, मतलब हमको मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर अलग से इनकर करना पड़ेगा। उस मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपेंडिचर को लिया और मैक्सिमम ऑफ 50,000 क्योंकि सीनियर सिटीजन हूं, विच एवर इज लेस, दिस इज अ सेकेंड डिडक्शन पॉसिबल। बट X और Z का कंबाइंड बेनिफिट 50,000 क्रॉस नहीं कर सकता। Z तो तभी आएगा तुम्हारे कैलकुलेशन में, Z तुम्हारे कैलकुलेशन में तभी आने वाला है अगर तुम्हारा कोई एक बंदा उस लिस्ट में से रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो X का डिडक्शन भी मिल सकता है, Z का डिडक्शन भी मिल सकता है। एक सीनियर सिटीजन का पॉलिसी है, दूसरे सीनियर सिटीजन का पॉलिसी नहीं है, जिसका पॉलिसी है उसके लिए प्रीमियम पे किया तो वो X में कवर हो गया। दूसरा जो बंदा है इस ग्रुप में वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, उसकी पॉलिसी नहीं है, उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा पे किया तो Z का डिडक्शन मिला, लेकिन X प्लस Z मिला के कंबाइंड डिडक्शन 50,000 का ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। दिस वॉज ग्रुप 1। अब जैसे ग्रुप 1 है वैसे अगर ग्रुप 2 बनाया where you are paying the premium health insurance premium medical expense for parents, तो अगर पेरेंट्स में से कोई भी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नहीं है तो हेल्थ चेकअप का प्रीमियम हेल्थ चेकअप का एक्सपेंस और मैक्सिमम ऑफ 5,000 विच एवर इज लेस, वो लोअर अमाउंट ले लो, 25,000 के साथ कंपेयर करो एंड आउट ऑफ द टू विच एवर इज लोअर, इसको मैंने एक अल्फाबेट दे दिया Y। 25,000 का अमाउंट है क्योंकि कोई सीनियर सिटीजन नहीं है। जैसे ही मैं लिस्ट में बात करूं कि भाई एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट या बोथ द पेरेंट्स आर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, तो हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम 5,000, वो लोअर अमाउंट ले लो, मैक्सिमम लिमिट 25 का 50,000 हो गया, विच एवर इज लेस, ये मेरा Y रुपीज का डिडक्शन हुआ। बट बिकॉज कोई एक सीनियर सिटीजन रेजिडेंट है, ऐसा हो सकता है उनका पॉलिसी ना हो, तो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 विच एवर इज लोअर, इसको हमने एक अल्फाबेट दे दिया W। बट एज वी जस्ट सॉ कि Y प्लस W का कंबाइंड डिडक्शन मैक्स टू मैक्स 50,000 ही हो सकता है, उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकता। दिस इज व्हेन द पेयर इज अ इंडिविजुअल। मतलब एक और पॉइंट पढ़ लो फिर इसको समराइज करते हैं फटाफट। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा पे कर रहे हो सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन के लिए एंड पेरेंट्स के लिए भी, तो दोनों का खर्चा मिला के ओवरऑल कैप 5,000 रुपए का भी आया। सो ग्रुप 1 ग्रुप 2 याद रखना तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ग्रुप 1 में सेल्फ इज कवर्ड, स्पाउस इज कवर्ड, डिपेंडेंट चिल्ड्रन आर कवर्ड। ग्रुप 2 में पेरेंट्स आर कवर्ड, वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों ग्रुप के लिए अलग अलग बात करते हैं। बट ग्रुप में कोई भी बंदा रेजिडेंट सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस ग्रुप के लिए लिमिट 25,000 है। अगर ग्रुप में कोई एक बंदा रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो उस ग्रुप के लिए लिमिट 50,000 है। अगर उस ग्रुप में रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो पॉसिबल है कि एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए पॉलिसी हो तो प्रीमियम पे हो रहा है, दूसरे रेजिडेंट सिटीजन के लिए प्रीमियम पे ना हो रहा हो बिकॉज पॉलिसी नहीं है लेकिन उसका मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा हो रहा है तो उसका सेपरेट डिडक्शन मिलेगा। लेकिन प्रीमियम, हेल्थ चेकअप खर्चा प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट खर्चा दोनों मिला के 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। हेल्थ चेकअप का खर्चा इंटरनल लिमिट 5,000 है विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 25,000 एंड 50,000। इंटरनल लिमिट 5,000 रुपए का है, लेकिन खुद का, स्पाउस का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, पेरेंट्स का, सबका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा आपने करंट ईयर में पे किया है, देन दैट विल बी सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट ऑफ 5,000। इफ द इंश्योर्ड पर्सन is a member of if the payer is HUF, then obviously you are paying the insurance premium for a member of HUF। अगर कोई भी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन नहीं है तो प्रीमियम और मैक्सिमम 25,000। यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि पेयर HUF है। हमने पढ़ा है कि ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को पे करना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मेरे लिए कोई मेंबर ऑफ HUF रेजिडेंट सीनियर सिटीजन नहीं है। लेकिन अगर कोई एक भी सीनियर सिटीजन हुआ तो प्रीमियम और मैक्सिमम 50,000। मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा अगर पॉलिसी नहीं है
तो मैक्सिमम 50,000, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मिला के मैक्स टू मैक्स 50,000. ओके, अ स्मॉल इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड हियर. If premium is paid for more than 1 year, मतलब आपने लमसम प्रीमियम पे किया है 3 या 4 सालों के लिए, तो whatever is premium paid divided by number of years, this will be the एलिजिबल अमाउंट एवरी ईयर. इस एलिजिबल अमाउंट को फिर आप 50,000 या 25,000 जो लिमिट है उसके साथ कंपेयर करेंगे. द कैच ईयर इज, ये नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, तो आपका स्टार्टिंग डेट ऑफ द पॉलिसी, या पॉलिसी नहीं, स्टार्टिंग डेट ऑफ द प्रीमियम, कि मैंने प्रीमियम ये पीरियड से ये पीरियड के लिए भरा है, तो स्टार्टिंग डेट ले लो, एंडिंग डेट ले लो. अब चेक करो ये कौन से प्रीवियस ईयर में आता है, और चेक करो ये कौन से प्रीवियस ईयर में आता है, एंड देन इंक्लूडिंग दोज 2 इयर्स, बीच का पीरियड काउंट करो, दोनों ईयर्स को इंक्लूड करके. दैट इज माई नंबर ऑफ ईयर्स. अगर मैंने पॉलिसी खरीदा, अगर मैंने प्रीमियम पे किया ऑन 11th of February 2022 एंड दिस प्रीमियम वॉज पेड फॉर 4 years, सो ये खत्म होगा 10th of February 2026. अब टैक्स ने इसमें ना थोड़ा क्या किया, बोला 11th February 2022 मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर, बोला 21-22, और 10th February 2026 मतलब 25-26. तो 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 एंड 25-26 टैक्स के एंगल से 5 साल हुए. डिनोमिनेटर में मैं मेरा कैलकुलेशन करूंगा डिवाइडेड बाय 5 years, जबकि तुम एक्चुअली एग्जांपल देखो तो 4 साल लगते हैं, बट इन्होंने जिस तरीके से ड्राफ्टिंग किया ना उसके हिसाब से 5 साल में स्प्रेड होगा. जनवरी 2025 का जो अटेम्प्ट था, उसका जो आरटीपी था, उसका जो केस सिनेरियो एमसीक्यू था, उसमें इन्होंने इस पॉइंट को टेस्ट किया था, एंड अ स्टूडेंट हु डज नॉट नो हाउ टू काउंट दिस नंबर ऑफ इयर्स, उसका आंसर डिवाइड बाय 4 years आता था. उसमें भी कुछ ऐसा ही था, 90,000 का प्रीमियम था, डिवाइड बाय 4 करता था बच्चा. बट जब हम ये रूल देखते हैं तो पता चलता है नहीं भाई, इट इज टू बी डिवाइडेड बाय 5 years. एग्जाम्पल में फैक्ट्स भी कुछ ऐसे ही दिए थे. सो तुम्हारा डिडक्शन मैच नहीं होगा अगर ये कॉन्सेप्ट तुमको नहीं आता. ओके, चलो गोइंग अहेड. मेंटेनेंस ऑफ अ डिपेंडेंट पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी. सो ये जो रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट एचयूएफ है, ये उस डिपेंडेंट पर्सन को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि ये डिपेंडेंट पर्सन डिसेबल्ड है. अब जो डिपेंडेंट पर्सन डिसेबल्ड है ना, उसको खुद को डिसेबिलिटी की वजह से सेक्शन 80U का डिडक्शन अलाउ होगा. और वो डिडक्शन का फॉर्मूला जो इस वाले सेक्शन में है ना, कॉपी पेस्ट सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इन सेक्शन 80U ऑल्सो. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस थिंग हियर कि यहाँ पे 2 लोग हैं. एक जो मेंटेन करता है रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ, किसको मेंटेन करता है, दूसरे बंदे को. क्यों वो मेंटेन करता है, क्योंकि दूसरा बंदा डिसेबल्ड है. जो डिसेबल्ड है ना उसको 80U का डिडक्शन मिलेगा, और जो रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ उसको मेंटेन करता है, उसके खर्चे करता है, उसको 80DD का डिडक्शन मिलेगा. Deduction depends on the percentage of disability. If the disability is minimum 40% but less than 80%, तो 75,000 का standard deduction. If the disability is greater than or equal to 80%, तो 1,25,000 का standard deduction. पॉइंट याद रखना, standard deduction है कहने का मतलब तुमने एक्चुअल खर्चा कितना किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेंटेनेंस के लिए कितना मनी स्पेंड किया उससे इररेलेवेंट है. डिसेबिलिटी का परसेंटेज देखो और उसके बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा. तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको मेंटेन कर रहे हो. वो डिपेंडेंट पर्सन जो डिसेबल्ड है उसको मेंटेन कर रहे हो. कैसे मेंटेन कर रहे हो, या तो उसके ट्रीटमेंट का खर्चा पे कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर, विच विल बी रिहेबिलिटेशन खर्चा ऑल्सो,
या तो उसकी सिक्योरिटी के लिए LIC या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास एक अमाउंट डिपॉजिट करी है कि अगर मैं मर जाऊं तो ये जो अमाउंट मैं डिपॉजिट कर रहा हूं ना, ये उस डिपेंडेंट पर्सन को दे देना ताकि आगे चल के वो फाइनेंशियली सिक्योर रहे। देन हु इज कवर्ड इन द लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी। तो देखो, अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल का बात हो रहा है तो मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं, मैं किसको मेंटेन कर रहा हूं? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर, इसमें से कोई डिपेंडेंट है मुझ पर क्योंकि वो लोग डिसेबल्ड है। लेकिन अगर मेंटेन करने वाला बंदा रेसिडेंट HUF है तो फिर उस HUF का कोई भी मेंबर जो डिसेबल्ड हुआ ना, वो डिपेंडेंट की डेफिनेशन में फिट बैठ जाएगा। स्मॉल पॉइंट्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिपेंडेंट पर्सन शुड नॉट क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। 80U का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है जो 80DD में है। मैं मेंटेन करता हूं, मैं जिसको मेंटेन करता हूं वो डिपेंडेंट है, वो खुद भी 80U का डिडक्शन ले ले और मैं 80DD का डिडक्शन ले लूं, ये तो डबल डिडक्शन हो जाएगा। सो अगर वो डिपेंडेंट पर्सन ने 80U का डिडक्शन लिया है तो मुझे 80DD का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मुझे 80DD का डिडक्शन चाहिए तो उस डिपेंडेंट पर्सन को 80U का डिडक्शन नहीं मिलने वाला। अगर इस इंश्योरेंस पॉलिसी में से डिपेंडेंट को अमाउंट मिलती है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। अगर डिपेंडेंट पहले मर गया देन जो अमाउंट डिपॉजिट करी थी स्कीम में वो उस रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिल जाएगी, उसकी इनकम मानी जाएगी, उसको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर डिपेंडेंट को अमाउंट मिला लेकिन उसकी खुद की डेथ के पहले मिला, क्यों? क्योंकि जो बंदा अमाउंट डिपॉजिट कर रहा था ना वो 60 इयर्स या उससे ज्यादा का था, तो उससे अब डिपॉजिट नहीं हो पा रहा क्योंकि वो खुद भी एक सीनियर सिटीजन बन गया है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि भाई रेसिडेंट इंडिविजुअल, तूने डिपॉजिट करना बंद कर दिया क्योंकि तू सीनियर सिटीजन हो गया। वो जो डिपेंडेंट बंदा है वो अभी भी जिंदा है, हम पैसा उसको दे देंगे, तू कंट्रीब्यूशन मत कर, लेकिन जितना हुआ है वो हम उस डिपेंडेंट को दे देंगे, तो द अमाउंट रिसीव्ड शैल नॉट बी टैक्सेबल। ओके, सेक्शन 80DDB सर्टन स्पेसिफिक डिजीजेस को हाईलाइट किया और उसके लिए अगर ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ तो उस खर्चे का हम डिडक्शन देंगे। Again, the person incurring the expense is resident individual, resident HUF. You start with how much was the expenditure incurred. दो मैक्सिमम लिमिट है, 40,000 या 1 लाख, whichever is less. फिर उसमें से अगर एम्प्लॉयर ने कुछ रीइंबर्समेंट दिया है तो ये एक इनफ्लो आया। जिस बंदे ने एक्सपेंस इनकर किया मेडिकल ट्रीटमेंट का, वो कहीं पे जॉब कर रहा है, उसके एम्प्लॉयर ने रीइंबर्समेंट दिया तो ये एक इनफ्लो है, ये हमने लेस कर दिया। अगर इंश्योरेंस कंपनी से कोई रीइंबर्समेंट मिला क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम पॉलिसी था तो ये इनफ्लो लेस करो। अब उसके बाद जो बचा उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। देयर आर टू मैक्सिमम लिमिट्स, 40,000 या 1 लाख। व्हेन डज द लिमिट ऑफ 1 लाख अप्लाई, व्हेन डज द लिमिट ऑफ 40,000 अप्लाई? जिसके लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंस इनकर कर रहे हो वो एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, then the max limit is 1 lakh. In all other cases the max limit is 40,000. मतलब वो बंदा रेजिडेंट है बट बिलो 60 इयर्स है तो मैक्स लिमिट 40,000। वो बंदा खुद नॉन रेजिडेंट है, याद रखना यहां पे नॉन रेजिडेंट कौन है? वो पेशेंट जिसके लिए मैं एक्सपेंस इनकर कर रहा हूं, वो अगर नॉन रेजिडेंट है फिर उसकी एज कितनी भी होने दो, मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट विल बी 40,000। तो एक्सपेंस से शुरू करो, लिमिट के साथ कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर, फिर उसमें से रीइंबर्समेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर, रीइंबर्समेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी माइनस करो। अब अगर कुछ अमाउंट बच गया तुम्हारे फॉर्मूला में तो उसका डिडक्शन मिलेगा वो रेजिडेंट इंडिविजुअल, वो रेजिडेंट HUF जिसने खर्चा किया है। अच्छा, उसने किस पे खर्चा किया है? तो या तो दिस एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड बाय द इंडिविजुअल फॉर हिमसेल्फ, वो खुद ही ये बीमारी, उसको खुद ही ये बीमारी है, ये स्पेसिफाइड डिसीज उसको खुद ही है, ही इज ओनली द पेशेंट एंड ही इज ओनली इनकरिंग द एक्सपेंस। या फिर डिपेंडेंट पर्सन, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, सेम लिस्ट जो 80DD में था, उनको अब वो डिसेबल्ड नहीं है बट उनको डिजीज में से कुछ हुआ है एंड एज एन इंडिविजुअल मैं स्पेंड कर रहा हूं। HUF से खर्चा हुआ तो कोई भी फैमिली मेंबर को ये डिजीज हुआ है और HUF ने एक्सपेंस इनकर किया। ओके, गोइंग अहेड, 80E इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन किसका? असेसी का खुद का,
या उसकी स्पाउस का या उसके चिल्ड्रन का, उसने लोन, ही इज टेकिंग द लोन, सो ही इज द बोरोवर, इंडिविजुअल इज द बोरोवर, लेंडर कैन बी एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अमाउंट का कोई लिमिट है, अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है। अब जो इंटरेस्ट पे करोगे उसका डिडक्शन मिलने वाला है, याद रखना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला है। प्रिंसिपल अमाउंट रीपेड इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड टू यू एज अ डिडक्शन, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। हाँ, एक छोटी सी कंडीशन डाल दी, दिस इंटरेस्ट शुड बी पेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम ओनली। आपके लिए एक लिमिट है विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ डिडक्शन, मैक्सिमम 8 साल तक ही आपको डिडक्शन मिलेगा। आपने जब से इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट किया तब से लेके द नेक्स्ट तब से लेकर 8 साल इन टोटल आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर 8 साल के पहले लोन रीपे हो गया तो फिर रीपेमेंट वाले साल तक आपका डिडक्शन रीपेमेंट वाले साल तक रहेगा। इफ आई रीपेड द लोन इन द 6th ईयर तो आई विल गेट अ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर फॉर 6 years. If I repaid the loan in the 14th year, I will get a deduction of interest every year only for the first 8 years, not for the entire period of 14 years. Maximum time limit है 8 साल का, maximum amount limit नहीं है। Okay. Interest on housing loan, यहां पे 2 sections है, ATEE and ATEEA। दोनों में हाउसिंग लोन है, बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है, बहुत सारे पॉइंट्स थोड़े डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स भी है। आई एम एन इंडिविजुअल हु इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस डिडक्शन। आई एम पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए, कमर्शियल नहीं होना चाहिए। लोन इज सैंक्शन ड्यूरिंग द ईयर 1 April 2016 to 31 March 2017। ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2016 में आया था, इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 16-17 में लोन सैंक्शन होना चाहिए, डिसबर्स कभी भी हो सकता है। जो नेक्स्ट सेक्शन है ना वो 3 साल के बाद फाइनेंस एक्ट 2019 में आया था, तो ऑब्वियसली शुरू हुआ 2019 से एंड 2019 से लेके 22-23 मतलब 2019-20 से लेकर 2022-23 मैं इसमें याद कुछ ऐसे रखता हूं कि कौन सा सेक्शन कौन से बजट में आया था। फाइनेंस एक्ट 2016 मतलब फाइनेंशियल ईयर 16-17 में सैंक्शन हुआ, फिर फाइनेंस एक्ट 2019 तो प्लस 3 साल 3 बजट, तो 19-20 और 19-20 में 3 जोड़ दो तो 22-23, इन ऑल दे आर 4 years इफ यू काउंट, बट मैं 19-20 से लेकर 22-23, 19-20 प्लस 3 more years, 22-23 में तुम्हारा लोन सैंक्शन होना चाहिए। What is the amount of deduction? मैक्सिमम 50,000 अगर ATEE का बात कर रहे हो, और 3 साल है ना तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया मैंने, मैक्सिमम 1,50,000। हु इज गिविंग यू द लोन? बैंक है, पब्लिक कंपनी जिसका मेन काम है लॉन्ग टर्म फाइनेंस करना फॉर परचेज ऑफ हाउसेज, मतलब प्राइवेट लोन्स आर नॉट कवर्ड, इंस्टीट्यूशन लोन्स आर कवर्ड, बैंकिंग लोन्स आर कवर्ड। फर्स्ट जो सेक्शन है ATEE, उसमें आपका अमाउंट ऑफ लोन शुड बी लेस देन इक्वल टू 35 lakhs, प्रॉपर्टी की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 50 lakhs। 2 कंडीशंस है। लेकिन सेकेंड सेक्शन ATEEA में लोन की अमाउंट कितनी भी हो सकती है। प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 45 lakhs, उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल कॉस्ट कैन बी एनी अमाउंट। तो आपको पास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि हमने प्रॉपर्टी 52 lakhs में खरीदा लेकिन उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 lakhs है। अब ये आराम से हो सकता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा पे डील हुआ। SDV शुड बी 45 lakhs और लेस देन दैट। इस सेक्शन का डिडक्शन लेने के लिए एट द टाइम व्हेन द लोन वाज सैंक्शनड द इंडिविजुअल शुड नॉट हैव एनी अदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, दिस इज द फर्स्ट हाउस टेक्निकली दैट इज बाइंग, और आपको जितने इंटरेस्ट का डिडक्शन 24B में मिल चुका है उसका डिडक्शन यहां पे नहीं मिलेगा। 24B में लेट आउट प्रॉपर्टी का पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है। मतलब टेक्निकली यहां पे ना ये जो 2 प्रॉपर्टीज का हम बात कर रहे हैं ना, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ही होगी, क्योंकि SOP में देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2 lakh rupees। सो इफ माई इंटरेस्ट इज अबाउट 2 lakhs
एंड प्रिज्यूमिंग द अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, मैं 2 लाख के ऊपर जितना इंटरेस्ट होगा उसका डिडक्शन 80EE या 80EEA में क्लेम कर सकता हूं। एसओपी में ये पॉसिबल है, लेट आउट प्रॉपर्टी में तो खैर पूरे इंटरेस्ट का डिडक्शन 24B में ही मिल जाता है। 80EEB, मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा और अपने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा, तो उसके लिए जो लोन लिया उस लोन के इंटरेस्ट का मुझे मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा। लेंडर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ये सेक्शन भी 2019 के बजट में आया था। तो 2019-20 एंड 3 मोर ईयर्स, दैट मीन्स 1920 से लेकर 22-23, इस पीरियड में मेरा लोन सैंक्शन होना चाहिए। इन्होंने स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि पर्सनल पर्पस होना चाहिए, लेकिन जब हम पीजीबीपी चैप्टर पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस पर्पस के लिए हुआ तो इंटरेस्ट का डिडक्शन 3613 में मिल जाएगा आफ्टर इट हैज बीन पुट टू यूज, एंड बिफोर इट हैज बीन पुट टू यूज वो अमाउंट कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगी। मतलब पीजीबीपी के चैप्टर में इंटरेस्ट को या तो आप कॉस्ट में कैपिटलाइज करोगे या तो पीएनएल में डेबिट करके डिडक्शन ले लोगे। मतलब आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर बिजनेस पर्पस के लिए है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। दिस सेक्शन इज ओनली गोइंग टू अप्लाई व्हेन द इलेक्ट्रिक व्हीकल वाज फॉर पर्सनल पर्पस। इसका पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं मिलने वाला, तो आप 80EEB में आकर उसका डिडक्शन ले लो। 80G का सेक्शन एंड में देखेंगे क्योंकि वो बड़ा सा लेंथी सा सेक्शन है। 80GG रेंट पेड, आप एज एन इंडिविजुअल रेंट पे कर रहे हो, देन हम आपको 80GG में डिडक्शन देंगे, बट इसके लिए देयर वर 3 स्मॉल कंडीशंस। एक, आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता आपके एम्प्लॉयर से, हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता एम्प्लॉयर से। दूसरा, आपके खुद के नाम पे कोई एसओपी नहीं है, आप एसओपी का बेनिफिट क्लेम नहीं कर रहे हो। थर्ड, द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, द चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, द HUF, नन ऑफ देम हैव अ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। ऐसा इंडिविजुअल जब रेंट पे करेगा तो हम सबसे पहले एक कैलकुलेशन करेंगे एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का। व्हाट इज एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम? शुरू करो ग्रॉस टोटल इनकम से, उसमें से सेक्शन 111A का डिडक्शन लेस करो, सेक्शन 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेस करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एंड 112A ये माइनस करो। इस चैप्टर के सारे डिडक्शन माइनस करो एक्सेप्ट द डिडक्शन दैट वी आर डूइंग 80GG। इस अमाउंट को एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम बोला जाता है। उस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 25%, मैक्सिमम 5,000 पर मंथ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज लेस। आपको ये डिडक्शन चाहिए एज एन इंडिविजुअल तो आपको HRA नहीं मिलता, आप खुद एसओपी का बेनिफिट नहीं लेते और आपके स्पाउस, चिल्ड्रन और HUF के पास भी कोई घर नहीं है, फिर आप रेंट पे कर रहे हो तो उस रेंट पेड का हम आपको 80GG में डिडक्शन दे देंगे। ओके, 80GGA आप डोनेशन कर रहे हो। क्यों डोनेशन कर रहे हो? साइंटिफिक रिसर्च के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, कोई लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये वो सारे असेसीज के लिए है जिसके ग्रॉस टोटल इनकम में पीजीबीपी की इनकम नहीं है। पीजीबीपी इनकम इज नॉट एग्जिस्टिंग। दैट मीन्स अगर पीजीबीपी होता ना तो तुम साइंटिफिक रिसर्च के लिए सेक्शन 35 में डिडक्शन ले लेते, रूरल डेवलपमेंट के लिए 35CCA में डिडक्शन ले लेते, लेकिन पीजीबीपी नहीं है इसलिए आप ये डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाओगे, तो हम आपको 80GGA में डिडक्शन दे देंगे। अगर आपने 2,000 रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, डोनेट किया है, तो कैश एज अ मोड ऑफ पेमेंट नहीं चलेगा। सॉरी, डिडक्शन विल बी अलाउड ओनली इफ द पेमेंट इज बाय एनी मोड अदर देन कैश। साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च के लिए आपने कंट्रीब्यूशन किया, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट, अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन पीजीबीपी एसएससी नहीं हो, इसीलिए हम आपको यहां पे डिडक्शन दे देंगे। पॉलिटिकल पार्टी को जो पेमेंट करते हो तो 2 खर्चे कवर हुए इसमें। एक,
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, दूसरा डोनेशन। इफ यू आर अ इंडियन कंपनी तो 80GGB में डिडक्शन लेके जाओ, इफ यू आर एनी अदर पर्सन तो 80GGC में डिडक्शन लेके जाओ। इसमें तो जरा भी कैश नहीं चलेगा। ये जो ऊपर वाला सेक्शन था, इफ द अमाउंट इज ग्रेटर देन 2000 तो कैश नहीं चलेगा। मतलब इफ द अमाउंट दैट यू आर डोनेटिंग इज लेस देन और इक्वल टू 2000 रुपीज, देन एनी मोड ऑफ पेमेंट इज फाइन। कहां पे सर? 80GGA में। लेकिन भाई 80GGB और 80GGC में 2000 जैसा कुछ नहीं है। कैश में कंट्रीब्यूशन डोनेशन किया ना, डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम्स, वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शंस, स्मॉल सेक्शंस, एमसीक्यूज में आएंगे, डिस्क्रिप्टिव में आएंगे। ये दो ऐसे सेक्शन है वेर यू माइट फॉरगेट इन द एंटायर सम, स्पेशली अंडर एग्जाम प्रेशर। नंबर 1, 80TTA, पहला सेक्शन। एक इंडिविजुअल को इसका डिडक्शन मिलता है, एक HUF को डिडक्शन मिलता है। इंडिविजुअल में नॉन रेजिडेंट भी इंक्लूड होता है, लेकिन ये इंडिविजुअल 80TTB नेक्स्ट वाले सेक्शन में कवर नहीं होता। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन? आपने सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट किया है उसमें इंटरेस्ट मिला, इस इंटरेस्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में सबसे पहले टैक्सेबल दिखाइए। किसके पास सेविंग्स अकाउंट मेंटेन किया? बैंक, इंक्लूडिंग अ कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। अब इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1015 इफ एनी, ये जो मैंने ब्रैकेट में डाला ना, ये आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सबसे पहले टैक्सेबल दिखाएंगे। माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1015, अगर आप सेविंग्स अकाउंट मेंटेन करते हो पोस्ट ऑफिस के साथ, सेविंग्स अकाउंट मेंटेन करते हो विथ पोस्ट ऑफिस, देन आपको 3500 का मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलता है। अगर सिंगल अकाउंट हुआ, जॉइंट अकाउंट हुआ तो 7000। उतना एग्जेम्पशन तो उतना तो एग्जेम्पशन मिलता है भाई, एग्जेम्पशन, ये तो डिडक्शन का बात हो रहा है। उतना एग्जेम्पशन माइनस कर दो, बैलेंस जो इंटरेस्ट इनकम दिखता है वो IFOS में टैक्सेबल दिखाओ। गाइज ये इंटरेस्ट आपको सेविंग्स अकाउंट अगर पोस्ट ऑफिस के साथ है तो ही मिलेगा। बैंकिंग कंपनी के साथ अगर सेविंग्स अकाउंट है तो पूरा पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल दिखाओ। अब मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपए का आपको डिडक्शन मिलेगा, कंपेयर विद द इंटरेस्ट दैट यू शोन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इंटरेस्ट ऑन FDs एंड RDs इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80TTA। लेकिन जो नेक्स्ट सेक्शन है 80TTB, आप सीनियर सिटीजन हो, ऑब्वियसली इंडिविजुअल हो हु इज 60 years और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, FD, RD, सेविंग्स अकाउंट, सारा इंटरेस्ट एलिजिबल। मैक्स टू मैक्स लिमिट 50,000। ये FD, ये सेविंग्स का डिपॉजिट एक्सेट्रा अपने बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक किसी के साथ भी मेंटेन किया हो चलेगा। हाँ, अगर पोस्ट ऑफिस के साथ सेविंग्स अकाउंट मेंटेन किया है तो 1015 का एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर दिस सीनियर सिटीजन ऑल्सो। डिफरेंस अमाउंट कोई IFOS में टैक्सेबल दिखाना है, और ये जो IFOS में टैक्सेबल दिखाओगे उसको फिर 50,000 की लिमिट के साथ कंपेयर करके डिडक्शन ले लोगे। अदर डिडक्शंस, पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U, मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 40% होना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिलेगा, लेकिन 80% या उससे ज्यादा हुआ तो 1,25,000। डिसेबिलिटी का जो लिस्ट है वो सेम लिस्ट है जो सेक्शन 80DD में कवर्ड है। पार्ट CA, द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इनकम्स। 80JJAA, एज अ एम्प्लॉयर आप बिजनेस कर रहे हो और बुक्स का ऑडिट हो रहा है और आपने नए जॉब्स क्रिएट किए, देन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, जो एक्स्ट्रा एडिशनल एम्प्लॉयज को आपने जॉब दिया, उनके लिए जो सैलरी पे हुआ उसका 30% का डिडक्शन मिलेगा। दिस डिडक्शन इज अवेलेबल एवरी ईयर फॉर द फर्स्ट 3 years। मतलब 30% इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द जॉब, 30% ऑफ द सैलरी ऑफ द सेकेंड ईयर, 30% ऑफ द सैलरी ऑफ द थर्ड ईयर। यहां पे इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिल रहा है,
वो एम्प्लॉयर बिजनेस कर रहा है, ऑडिट कवर्ड है, टैक्स ऑडिट अप्लाई होता है, तो उसने जितने नए एम्प्लॉयज को जॉब दिया इन द करंट ईयर, उनके सैलरी का 30% उसको ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2 30%, ईयर नंबर 3 30%, 3 साल के लिए ये डिडक्शन मिलेगा। अ वेरी स्मॉल पॉइंट, ये पॉइंट एक्चुअली 80JJAA में नहीं लिखा है। अगर एम्प्लॉयर इज डूइंग अ स्पेसिफाइड बिजनेस under section 35AD and obviously deduction is claimed under section 35AD, then 35AD में एक रिस्ट्रिक्शन डाला। द रिस्ट्रिक्शन इज चैप्टर 6A पार्ट C का डिडक्शन will not be allowed in respect of that specified business। देखो बेटा, जनरल पॉइंट नहीं डाल के रखा है कि नॉट अलाउड, इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस। मतलब मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने पूरे साल में 15 नए लोगों को जॉब दिया। एज पर 80JJAA मैं उनके सैलरी का 30% का डिडक्शन क्लेम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहा हूं अंडर सेक्शन 35AD, और मैंने डिडक्शन क्लेम किया अंडर सेक्शन 35AD, तो फिर चैप्टर 6A पार्ट C का कोई भी डिडक्शन मैं नहीं ले सकता उस बिजनेस से कनेक्टेड। तो ये वाले बिजनेस में मैंने जो 15 नए लोगों को जॉब दिया, उनका 80JJAA का डिडक्शन मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैंने सेक्शन 35AD का डिडक्शन लिया है। हाँ, अगर मैंने 35AD का डिडक्शन नहीं लिया है तो मैं 80JJAA का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज 15 एम्प्लॉइज जिनको मैंने जॉब दिया है। तो मैं 3 साल के लिए उनके सैलरी का 30% का डिडक्शन ले सकता हूं। ओके, सम कंडीशंस टू फुलफिल। अगर 80JJAA पे सम आता है तो ये कंडीशंस आर टेस्टेड। द एम्प्लॉय शुड बी एम्प्लॉयड फॉर अ मिनिमम ऑफ 240 डेज इन द ईयर। लेकिन अगर मेरा एम्प्लॉयर अपैरल, फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट, अपैरल, कपड़े, फुटवेयर या लेदर प्रोडक्ट्स, उनका ट्रेडिंग नहीं चलेगा, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो 240 की जगह पे यू कैन एम्प्लॉय द पीपल फॉर मिनिमम 150 डेज। उस बंदे को जो तुम सैलरी दे रहे हो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25,000 पर मंथ। उसको सैलरी तुम प्रिस्क्राइब मोड से ही दोगे, मतलब अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, रूल 6 ABBA वाले प्रिस्क्राइब मोड, उसी से सैलरी पे करोगे। एंड एम्प्लॉई शुड पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, मतलब टेम्पररी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पेरोल पे होना चाहिए। और हाँ, तुम्हारा प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होना चाहिए एज एन एम्प्लॉयर, तो ही तुम डिडक्शन ले सकते हो। मतलब अगर बाई चांस तुमने किसी को परमानेंट जॉब दिया लेकिन तुम्हारा पीएफ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। इफ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी गुड पॉइंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, अगर फर्स्ट ईयर में मेरा एम्प्लॉई 240 डेज या 150 डेज से कम एम्प्लॉयड है, तो मतलब पहली वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, ईयर 1 में ही डिडक्शन शुरू नहीं हुआ, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी है कि वो सेकेंड ईयर में 240 डेज या 150 डेज एम्प्लॉय हुआ है। मतलब मेरे एम्प्लॉय ने मेरा जॉब ज्वाइन किया दिसंबर मंथ में या जनवरी मंथ में या फरवरी मंथ में, तो हार्डली 2 या 3 महीने, मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग 90-100 डेज जॉब किया, तो इस फाइनेंशियल ईयर में लेस देन 150 लेस देन 240 हो गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर पूरा साल काम किया, तो टेक्निकली मैंने नया जॉब तो क्रिएट किया है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि सेकेंड ईयर ही मैंने जॉब क्रिएट किया था, मतलब ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4 मुझे डिडक्शन दिया जाएगा। बाई चांस मैंने फर्स्ट ईयर उसको लेस देन नंबर ऑफ डेज के लिए एम्प्लॉय किया, लेकिन सेकेंड ईयर में वो 240 या 150 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो सेकेंड ईयर ऑफ द जॉब, थर्ड ईयर ऑफ द जॉब एंड फोर्थ ईयर ऑफ द जॉब एज एन एम्प्लॉयर मुझे डिडक्शन मिलेगा।
रॉयल्टी इनकम फॉर द ऑथर, तो ऑथर का बात हो रहा है तो ऑब्वियसली इट मींस इंडिविजुअल ही होगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल। मैक्सिमम 3 लाख रुपीस का मुझे डिडक्शन मिलता है, लेकिन ये सेक्शन का ओवरऑल लिमिट है। इंटरनली ऑल्सो देर आर 2 लिमिट्स, you can call them as limits, you can call them as 2 conditions to fulfill. First, अगर रॉयल्टी इनकम इंडिया के बाहर कमाई है तो जितना रॉयल्टी इनकम आप इंडिया में रेमिट करोगे इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 months फ्रॉम एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब विद इन 30th of September 2025, जितना रॉयल्टी आपने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज बोल के इंडिया में रेमिट किया, सिर्फ उतना ही एलिजिबल फॉर डिडक्शन जितना रॉयल्टी आपने इंडिया के बाहर रखा, उस रॉयल्टी का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेकंड, अगर रॉयल्टी आपको मिलती है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, आपकी बुक्स जितनी सेल हुई उस सेल वैल्यू का परसेंटेज बेसिस पे आपको रॉयल्टी कैलकुलेट होगी, देन द रॉयल्टी is eligible up to a maximum of 15% of the sale। मतलब बाई चांस अगर 19% रॉयल्टी मिलती है तो भाई पीजीबीपी के चैप्टर में तो उस पूरे 19% को रिफ्लेक्ट करो, बट देन 80 QQB का डिडक्शन लेते वक्त एलिजिबल अमाउंट इज 15% ओनली। बट ऑब्वियसली ओवरऑल लिमिट ऑफ 3 लाख रुपीज तो अप्लाई होगा ही होगा। जितनी रॉयल्टी आप इंडिया के बाहर कमाए हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंडिया में लेके आए हो वो इंपॉर्टेंट है, उतने का ही आपको डिडक्शन मिलेगा। रॉयल्टी इनकम ऑन पेटेंट्स, अगेन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल गेट्स दिस डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 3 लाख रुपीज। कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज वाला पॉइंट यहां पर भी अप्लाई होता ही है, 15% वाला कोई लिमिट नहीं है, यहां पे एक ही सिंगल लिमिट है 3 लाख रुपीज। बस रॉयल्टी इंडिया में लेके आना विद इन 6 months फ्रॉम एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, हम आपको डिडक्शन दे देंगे एज द ओनर ऑफ द पेटेंट। ओके, आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 10AA। याद रखना ये 10AA का जो सेक्शन है वो डिडक्शन है, एग्जेम्पशन नहीं है। सेक्शन 10 विदाउट एनी अल्फाबेट्स, सेक्शन 10 ये एग्जेम्पशन का सेक्शन है। सेक्शन 10AA इज अ सेक्शन ऑफ डिडक्शन। You are in a special economic zone and special economic zone में से प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को सबसे पहले तो ना पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल बनाओ, पीजीबीपी के हेड में रिफ्लेक्ट करो। अब वो प्रॉफिट एक्सपोर्ट से आया तो आपको डिडक्शन मिलेगा। योर डिडक्शन इज फॉर द फर्स्ट 5 years 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स, फॉर द नेक्स्ट 5 years 50% of the export profits, and for the last 5 years जितना अमाउंट आपने SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया, दिस यू कंपेयर विथ 50% ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रॉफिट्स, विच एवर इज लेस इज योर डिडक्शन। पहले 5 साल एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100%, दूसरे 5 साल नेक्स्ट 5 years 50%, लास्ट 5 years 50% और अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट टू SEZ रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। ओके, जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, डोमेस्टिक सेल्स या लोकल सेल्स से आने वाला प्रॉफिट वो तो भाई पूरा पूरा टैक्सेबल होगा, उसके लिए तुम्हें कोई डिडक्शन विडक्शन नहीं मिलने वाला। डिडक्शन मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, what is the definition of export oriented profit? Profits of that SEZ unit as computed under the head PGBP, मतलब नेट प्रॉफिट का बात नहीं हो रहा है, नेट प्रॉफिट एड लेस ऑल एडजस्टमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर किस चीज का बोला हुआ, SEZ यूनिट का। टोटल टर्नओवर किस चीज का, वो भी उस SEZ यूनिट का। टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन देखो, एक्सपोर्ट टर्नओवर जो रियलाइज हो गया तुम इंडिया में लेके आए, एक्सपोर्ट टर्नओवर जो अनरियलाइज्ड है अभी भी डेटर्स के तौर पे ही दिखता है, डोमेस्टिक टर्नओवर जो तुम इंडिया में लेके आए वो तो रियलाइज्ड ही था, इंडिया में लेके आए मतलब क्या, लेकिन तुमने रिसीव कर लिया। डोमेस्टिक टर्नओवर जो रिसीवेबल है,
टोटल टर्नओवर में एक्सपोर्ट का सेल्स और लोकल सेल्स, रिसीव्ड या रिसीवेबल, सब कुछ कवर हो जाएगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या क्या कवर होगा? एक्सपोर्ट टर्नओवर में भाई उतना ही टर्नओवर कवर होगा जो तुम अप टू 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इंडिया में रेमिट करके लाए हो, सिर्फ उतना ही आपका न्यूमरेटर में कवर होगा। अगर आपने एक्सपोर्ट टर्नओवर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में मेंटेन किया है, वो बैंक अकाउंट इंडिया के बाहर है, बट आरबीआई का अप्रूवल लेके उस पैसे को एक अलग बैंक अकाउंट में मेंटेन किया है, तो उसको एक्सपोर्ट टर्नओवर रियलाइज्ड ही माना जाएगा इस सेक्शन के डिडक्शन के लिए। इफ द यूनिट इज इन्वॉल्व्ड इन एक्सपोर्टिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर में फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और इंश्योरेंस विल नॉट बी इंक्लूडेड। आपने गुड्स बेचा CIF बेसिस पे, CIF स्टैंड्स फॉर कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, मतलब आपके P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो सेल्स दिखेगा ना, वो ऑल इंक्लूसिव अमाउंट है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट। मतलब आपने गुड्स एक्सपोर्ट करके उस बायर से इंश्योरेंस और फ्रेट का अमाउंट भी रिकवर किया है। सो टेक्निकली स्पीकिंग वो इंश्योरेंस और फ्रेट आपका टर्नओवर है ही नहीं, आपने इंडिया में इंश्योरेंस और फ्रेट पे किया और वो सेल अमाउंट में उसको रिकवर कर लिया। मतलब आपका जो टर्नओवर है उसमें से वो इंश्योरेंस, वो फ्रेट जो इंडिया में आपने पे किया है लेकिन फिर बायर से वसूल कर लिया है, वो आप माइनस कर दोगे। ये माइनस करने के बाद ही जो पैसा बचता है ये आपका खुद का टर्नओवर है। टर्नओवर माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस फ्रेट माइनस टेलीकॉम चार्जेस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर एक्सपोर्ट टर्नओवर। And since you are subtracting insurance and freight and telecommunication charges from export turnover, मतलब के न्यूमरेटर में से, तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में से भी, टोटल टर्नओवर में से भी। If the unit is involved in rendering services outside India, then क्लाइंट से जो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस लिया है वो आपने एक्सपेंस इनकर किया है और फिर क्लाइंट से रीइंबर्समेंट ले लिया है, उसको भी आप आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर में से एक्सक्लूड करोगे। तो नेचुरली इट मींस डिनोमिनेटर टोटल टर्नओवर में से भी उसको एक्सक्लूड करोगे। ATG एक लास्ट सेक्शन, अगर आप डोनेशन देते हो तो उस डोनेशन का आपको डिडक्शन मिलता है। अब ये जो डोनेशंस है ना, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुए। नंबर 1 अनलिमिटेड कैटेगरी, इसमें आपने जितना डोनेट किया वो पूरा एलिजिबल हो गया डिडक्शन के लिए, और फिर जो आपका एलिजिबल अमाउंट है ना, एलिजिबल डोनेशन अमाउंट, इसमें से जितना 100% कैटेगरी में आता है 100% डिडक्शन ले लो, जो 50% कैटेगरी में आता है वो 50% डिडक्शन ले लो, बट जितना आपने डोनेट किया वो पूरा एलिजिबल हो गया। बट अगर मैं लिमिटेड कैटेगरी में आता हूं, मतलब मैंने किसी ऐसे फंड को डोनेट किया है जो लिमिटेड कैटेगरी में आता है, तो मुझे क्या करना है? डोनेशंस मेड टू द लिमिटेड कैटेगरी 100% एंड 50% दोनों को टोटल करो। एक कैलकुलेशन करो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का। ग्रॉस टोटल इनकम माइनस शॉर्ट टर्म अंडर 111A minus both the long terms minus all deductions under 80C to 80U except this deduction 80G. Point to be noted, adjusted gross total income will include your winnings income, क्योंकि उसका adjustment नहीं होता, वो less नहीं होता, वो winnings income included होगा इसमें। कितने डोनेशन किए आपने? दोनों 100 और 50%, लेकिन लिमिटेड कैटेगरी, उसको टोटल करो। अब जो टोटल आया ना स्टेप 2 में, उसको एडजस्टेड टोटल इनकम के 10% के साथ कंपेयर करो। द लोअर ऑफ द 2 इज कॉल्ड एलिजिबल डोनेशन। अब इस एलिजिबल डोनेशन के मुझे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, 100% 50%।
तो फर्स्ट प्रायोरिटी 100% वाली अमाउंट को दे दो एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी 50% कैटेगरी। बैलेंसिंग फिगर जितना एलिजिबल डोनेशन 100% कैटेगरी का था उस पे 100% डिडक्शन ले लो, जितना 100% जितना बैलेंस 50% वाला डिडक्शन था वो 50% का डिडक्शन ले लो। सो आपका जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज, या सॉरी, आपका जो अनलिमिटेड कैटेगरी है ना गाइस, अनलिमिटेड कैटेगरी में ना इट इज वेरी सिंपल, आइडेंटिफाई द डोनेशंस विच आर इन द अनलिमिटेड कैटेगरी। अब वो अनलिमिटेड 100% में हो या अनलिमिटेड 50% में हो, अमाउंट डोनेटेड इज इक्वल टू अमाउंट एलिजिबल, परसेंटेज अप्लाई करके डिडक्शन आ जाएगा। बट इफ द डोनेशन इज इन टू द लिमिटेड कैटेगरी, लिमिटेड, सो लिमिटेड कैटेगरी में एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम ढूंढनी पड़ेगी, उसका 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिमिटेड 100%, लिमिटेड 50% दोनों को ऐड करके फिर इस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के साथ कंपेयर करना पड़ेगा एंड द लोअर ऑफ द टू विल बी एलिजिबल। फिर उस एलिजिबल अमाउंट के दो टुकड़े करने पड़ेंगे। पहला प्रायोरिटी दो वो सारे डोनेशंस को जो 100% कैटेगरी में आते हैं उनको एलिजिबल मान लो, बाकी एलिजिबल अमाउंट जितना बैलेंसिंग फिगर बचा ना वो समझ लो 50% वाले कैटेगरी में से है और फिर एलिजिबल के हिसाब से आप डिडक्शन कैलकुलेट कर लो। अब सर ये सब याद कैसे रहेगा? तो देखो क्लासरूम में मैं ये बहुत ही सिली सा शॉर्टकट करवाता हूं। आई राइट द वर्ड उल्लू, ULLU in a clockwise direction, then clockwise direction 50%, 100%, 50%, 100%। तो मैं इस तरीके से मेरे कैटेगरीज अरेंज करता हूं। अब अनलिमिटेड 50% में एक ही फंड बचा है, 2-3 साल पहले इसमें कुछ 4-5 फंड का लिस्ट था, अब वो सब हट गया है। देयर इज ओनली वन थिंग, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, अनलिमिटेड 50%, अनलिमिटेड 100%। 7 पॉइंट्स अलग से याद रखो, नेशनल डिफेंस, नेशनल रिलीफ, नेशनल चिल्ड्रन, स्वच्छ भारत, क्लीन गंगा, कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज एंड PM केयर्स फंड। इन सब में आपने डोनेशन दिया, 100% एलिजिबल फॉर डिडक्शन। बाकी के सारे जो फंड्स इसमें आते हैं, मैंने क्लासरूम में एक बहुत ही स्टूपिड सा स्टोरी बनाया था, उस स्टोरी के कीवर्ड्स मैंने लिख दिए हैं। ऑब्वियसली ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये फंड के पूरे नाम में से कुछ वर्ड्स है, दीज वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन द एंटायर नेम। मेरी स्टोरी कुछ ऐसे थी, आर्मेनिया में अर्थक्वेक आया, अफ्रीका ने पब्लिक कंट्रीब्यूशन डिमांड किया फॉर कम्युनल हार्मनी एंड टू सेट अप अ यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस। फिर महाराष्ट्र और गुजरात में अर्थक्वेक आया, जिला साक्षरता समिति वांट्स टू सेट अप ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल एंड प्रोवाइड मेडिकल रिलीफ टू द पुअर। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन इन दिस। फिर आंध्र प्रदेश में साइक्लोन आया एंड देयर इज अ नेशनल इलनेस, लेफ्टिनेंट गवर्नर स्पोर्ट्स फंड मांगता है, लोग उसको मेंटली रिटार्डेड कहते हैं। बहुत ही घटिया स्टोरी है, इन द सेंस सिर पैर कुछ नहीं है, बट इट हेल्प्स अ स्टूडेंट कि अगर आपके क्वेश्चन में ये पूरे फंड का नाम आया तो ये कीवर्ड्स देखकर आपको याद रह जाता है कि इट इज अनलिमिटेड 100%। नेशनल डिफेंस, नेशनल रिलीफ, नेशनल चिल्ड्रन, स्वच्छ भारत, क्लीन गंगा, कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, PM केयर्स फंड, ये 7 पॉइंट अलग से याद रखो। आर्मेनिया में अर्थक्वेक, अफ्रीका डिमांड्स पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर कम्युनल हार्मनी एंड टू सेट अप अ यूनिवर्सिटी। Then there is a cyclone, then there is an earthquake in Maharashtra and Gujarat. Zilla Saksharta Samiti wants to set up blood transfusion council and provide medical relief to the poor. Army, Navy, Air Force join in this. Then there is a cyclone in Andhra Pradesh because of which there is national illness. Lieutenant Governor demands sports fund. People call him mentally retarded. ये unlimited 100%. Limited 100% में दो keywords, एक आप डोनेशन दे रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। सेकेंड, अगर आप एक कंपनी हो और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को डोनेशन दे रहे हो तो वो लिमिटेड 100% में कवर हुआ। इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड बी अ कंपनी, सभी के लिए ये डिडक्शन नहीं है। देन लिमिटेड 50%,
लिमिटेड 100% का ही पहला पॉइंट रिवर्स कर दिया। अदर देन फैमिली प्लानिंग कोई पर्पस को प्रमोट करना है तो लिमिटेड 50%। फिर मैंने बोला 3 M's। व्हाट इज द फर्स्ट M? टाउन प्लानिंग अथॉरिटी। मुंबई का टाउन प्लानिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड एज महाड़ा, तो ये M ले लिया मैंने। किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए काम करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अथॉरिटी, तो ये दूसरा M ले लिया, उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने डोनेशन दिया। किसी प्लेस ऑफ वर्शिप, हिस्टोरिकल प्लेस, आर्कियोलॉजिकल प्लेस के लिए रिपेयर रेनोवेशन के लिए हमने डोनेशन दिया, लेकिन वो नेशनल इंपॉर्टेंस का होना चाहिए। ऐसा बाजू की गली में जो है उसके रिपेयर रेनोवेशन के लिए अगर आप डोनेशन दोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये मंदिर का तीसरा M, ये मेरे 3 M आ गए। एनी अदर फंड जो सेक्शन 80G में अप्रूव्ड है वो लिमिटेड 50% में कवर होगा। सो अगर ये पूरा शॉर्टकट एकदम फटाफट बोल दूं तो उल्लू वर्ड लिखा मैंने क्लॉकवाइज 50 100 50 100। फर्स्ट अनलिमिटेड 50 में एक ही फंड है, ड्रॉट रिलीफ फंड। अनलिमिटेड 100 में नेशनल डिफेंस, नेशनल रिलीफ, नेशनल चिल्ड्रन, स्वच्छ गंगा, स्वच्छ भारत, क्लीन गंगा, कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, PM केयर्स फंड, और वो बड़ा सा स्टोरी। लिमिटेड 100% में 2 ही पॉइंट है। एक, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए डोनेशन दे रहे हो, एंड दूसरा एज अ कंपनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को आप डोनेशन दे रहे हो। लिमिटेड 50%। अदर देन फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने के लिए तो लिमिटेड 100 का लिमिटेड 50 हो गया। 3 M's, महाड़ा मतलब टाउन प्लानिंग अथॉरिटी, मंदिर मतलब रिपेयर रेनोवेशन ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए काम करने वाला कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट वाला बैलेंसिंग फिगर जैसा पॉइंट, एनी अदर फंड और इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G सबसेक्शन 5। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर डिडक्शंस। अब डिडक्शन के बाद साथ साथ में वी विल ऑल्सो कवर अप AMT, दैट इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। Okay, a very small concept relating to the chapter of deductions. Now it's a small concept, but if you observe May 2022, May 2023, you had a proper full-fledged question as good as a weightage of 6 to 7 marks. ये टॉपिक MCQ के तौर पे भी पूछा जा सकता है, ये इस टाइप का टॉपिक है। It is a alternate method, second method to calculate your income tax payable, और इस मेथड के हिसाब से जो टैक्स आएगा वो आपका मिनिमम टैक्स होगा। सो वेरी इजी एज अ टॉपिक, वेरी इजी एक्चुअली, अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स अदर देन कंपनीज, इंडिविजुअल्स, HUF, पार्टनरशिप फर्म्स, AOP, BOI, एवरीबडी अदर देन कंपनीज कवर्ड। दिस विल ओनली अप्लाई इफ द पर्सन डिसाइड्स टू पे टैक्स अंडर द ऑप्ट आउट रेजिम। अगर आप डिफॉल्ट रेजिम में टैक्स भर रहे हो तो डिफॉल्ट रेजिम वाला टैक्स ही आपका फाइनल टैक्स है, फिर उसमें मिनिमम टैक्स गिन के कोई कंपैरिजन, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। इफ यू आर पेइंग टैक्स एज पर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ AMT डज नॉट अप्लाई। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ AMT इज ओनली एप्लीकेबल अगर आप बजट के हिसाब से टैक्स पे कर रहे हो। फॉर पर्सन्स अदर देन कंपनीज, AMT provisions will apply if the conditions mentioned below are satisfied. So who are the persons other than companies? Number 1, partnership firm. The only simple condition that a partnership firm has to satisfy is that it has taken a deduction under section 10AA, SEZ का profits का deduction, or it has taken a deduction under section 80JJAA, you are giving job to new workmen, or it has taken a deduction under section 35AD, that is specified business. ये 3 में से कोई भी एक डिडक्शन आपने प्रीवियस ईयर 24-25 में लिया है, देन यू आर अ पार्टनरशिप फर्म हु इज कवर्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो रेगुलर टैक्स के साथ साथ AMT भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ यू आर अ इंडिविजुअल, इफ यू आर अ HUF, इफ यू आर अ AOP, BOI और अ आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, बट ऑफ कोर्स कंपनीज आर नॉट कवर्ड। तो जो कंडीशन फर्म के लिए है ना, वो कंडीशन इनके लिए भी है कि you have taken a deduction under section 10AA, or you have taken a deduction under section under chapter 6A part C. What is that? 80JJAA, section 80QQB, रॉयल्टी इनकम जो ऑथर को मिलता है। अब ये 80QQB का जो डिडक्शन है वो ऑथर को डिडक्शन मिल रहा है, मतलब वो इंडिविजुअल को ही डिडक्शन मिलने वाला है, वो फॉर्म के लिए नहीं है।
और अंडर सेक्शन 80 RRB एज अ ओनर ऑफ अ पेटेंट यू आर एंटाइटल्ड टू रॉयल्टी इनकम, तो उस रॉयल्टी इनकम का डिडक्शन मिलता है। उसमें भी सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल ही कवर हुआ, इसलिए मैंने फॉर्म के कॉलम में सिर्फ 80JJAA लिखा है, बट वो इंडिविजुअल के कॉलम में मैंने 80 QQB और 80 RRB भी लिख दिया। या फिर एज एन इंडिविजुअल और एज ए HUF तुमने 35 AD का डिडक्शन लिया है। कंडीशन नंबर 1, आपने ये तीन में से कोई भी एक डिडक्शन लिया है। कंडीशन नंबर 2, द एडजस्टेड टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 20 लाख रुपीज। सर ये क्या है एडजस्टेड टोटल इनकम? ये रही, 2 मिनट देखते हैं। बट इफ यू अंडरस्टैंड, कंडीशन नंबर 2 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म adjusted total income can be any amount, does not matter। आपने ये तीन में से कोई एक डिडक्शन लिया है तो एज अ पार्टनरशिप फॉर्म यू आर कवर्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ AMT, बट एज ए इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन आपने ये तीन में से कोई एक डिडक्शन लिया है एंड योर एडजस्टेड टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 20 lakhs, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अप्लाइज। सी बिफोर आई गेट इन टू द कंप्यूटेशन पार्ट ना, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो ना बेटा। कौन से डिडक्शंस का हम लोग बात कर रहे हैं? 10AA, चैप्टर 6A पार्ट C, 35 AD। अब अगर आप अपना थोड़ा सा नॉलेज यूज करो, 10AA का डिडक्शन डिफॉल्ट रेजिम में मिलता ही नहीं है, 35 AD का डिडक्शन डिफॉल्ट रेजिम में मिलता ही नहीं है, 80JJAA is the only deduction that is allowed in the default regime। 80 QQB, 80 RRB ये डिडक्शन भी सिर्फ ऑप्ट आउट रेजिम में है, डिफॉल्ट रेजिम में है ही नहीं। सो गाइज, जब डिफॉल्ट रेजिम में ये लिस्ट में से जो भी डिडक्शन है 80JJAA इज द ओनली एक्सेप्शन, बट इस लिस्ट में जो भी डिडक्शंस लिखे हुए हैं जब वो डिफॉल्ट रेजिम में अवेलेबल ही नहीं है तो हाउ विल द AMT कॉन्सेप्ट अप्लाई? क्योंकि AMT कॉन्सेप्ट अप्लाई होने के लिए ये डिडक्शन तो लेने पड़ेंगे ना इन द फर्स्ट प्लेस, तभी जाके AMT लगेगा। डिफॉल्ट रेजिम में तो डिडक्शन वैसे भी नहीं मिलते तुमको ये सारे। ओके, एडजस्टेड टोटल इनकम शुड बी ग्रेटर देन 20 lakhs। एडजस्टेड टोटल इनकम शुड बी ग्रेटर देन 20 lakhs। तो ये एडजस्टेड टोटल इनकम है क्या? स्टार्ट विथ योर टोटल इनकम एज कंप्यूटेड अंडर द नॉर्मल प्रोविजन। ये कैसे मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। फिर उसमें ये जो आपने डिडक्शन लिए होंगे 10AA का डिडक्शन वो ऐड बैक कर दो, चैप्टर 6A पार्ट C वाला डिडक्शन वो ऐड बैक कर दो, 35 AD का डिडक्शन अगर लिया होगा वो ऐड बैक कर दो, और अगर बाई चांस आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे थे और 35 AD का डिडक्शन लिया था तो उस फिक्स्ड एसेट पे जिसका आपने 35 AD का डिडक्शन लिया था उस पे डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 कैलकुलेट करो। अंडर सेक्शन 32 मतलब डेप्रिसिएशन नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, पूरा सेक्शन 32 मतलब हाफ रेट का कॉन्सेप्ट या फुल रेट का कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट लगता है। डेप्रिसिएशन अलाउेबल अंडर सेक्शन 32 अज्यूमिंग सेक्शन 35 AD का डिडक्शन आपने नहीं लिया था। मतलब फॉर एग्जांपल समझो मैं स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहा हूं और मैंने 70 लाख रुपीस का 35 AD का डिडक्शन लिया है, तो सबसे पहले तो ऐड बैक हो गया। अब इमेजिन करो 2 मिनट के लिए कि अगर ये फिक्स्ड एसेट हम ब्लॉक में डालते तो करंट ईयर में कितना डिप्रिसिएशन अलाउ होता? तो 70 लाख पे द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग हुआ तो 10%, मशीनरी हुआ तो 15%, फर्नीचर हुआ तो 10%, इनटू हाफ रेट या इनटू फुल रेट डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ डेज। डेप्रिसिएशन लेस करो। अब ये डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो अमाउंट आया वो आपका एडजस्टेड टोटल इनकम है, और अगर वो एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख या उससे ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा है तो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन आपके लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अप्लाइज। चलो कॉन्सेप्ट है क्या? अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करो एज पर रेगुलर प्रोविजन। इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट अप्लाई करो, HUF तो स्लैब रेट अप्लाई करो, पार्टनरशिप फॉर्म है तो फ्लैट 30% अप्लाई करो, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन स्लैब रेट। रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करो, उसको कंपेयर करो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स।
18.5% ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। तो ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करी ना, उस पे 18.5% का AMT ऑल्टरनेट दूसरा सेकंड टैक्स मिनिमम। अब आपका रेगुलर टैक्स कम है और AMT ज्यादा है, आपका रेगुलर टैक्स कम है और AMT ज्यादा है, तो उस साल के लिए द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड टोटल इनकम विल बी योर एडजस्टेड टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल विल बी AMT जो हमने 18.5% के हिसाब से गिना, प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। इफ एप्लीकेबल मतलब सरचार्ज विल अप्लाई इफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, क्योंकि अभी एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम हुई। द मीनिंग ऑफ द वर्ड टोटल इनकम मीन्स एडजस्टेड टोटल इनकम। इफ दैट एडजस्टेड टोटल इनकम इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड लिमिट, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट ऑफ 4% जो वैसे भी लगने वाला है। अगर आपका रेगुलर टैक्स कम है और AMT ज्यादा है तो AMT मिनिमम टैक्स है, मिनिमम इतना तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन बाय चांस आपका रेगुलर टैक्स ज्यादा है और AMT कम है, इफ योर रेगुलर टैक्स इज हायर देन AMT देन यू विल पे द टैक्स एज पर रेगुलर प्रोविजंस ओनली। फिर टोटल इनकम का मतलब ग्रॉस टोटल इनकम माइनस योर डिडक्शन, जो रेगुलर तरीके से कैलकुलेट करते हो वही टोटल इनकम मानी जाएगी। अगर एसएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 18.5 की जगह पे 15% का रेट लग जाएगा एज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। If AMT is payable, surcharge will apply only if the adjusted total income exceeds the threshold of 50 lakhs. Individuals HUF के लिए 50 lakhs है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए 1 crore है। If tax is payable as per regular provisions, तो वो जो रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से टोटल इनकम कैलकुलेट होता है वो थ्रेशोल्ड एक्सीड करना चाहिए। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करते वक्त कैपिटल गेन्स, विनिंग्स, वो सारी इनकम्स पे रेगुलर टैक्स रेट मतलब स्पेशल टैक्स रेट नहीं लगेगा, 18.5% का ही टैक्स लगने वाला है। तो फिर शॉर्ट टर्म अंडर 111A हो या लॉन्ग टर्म अंडर 112 या 112A हो, वो सब रेगुलर कैलकुलेशन में सोचने का। AMT सारी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स सारी इनकम्स को एक समान इक्वल मान के 18.5% का टैक्स लगा देता है। If you pay AMT, if you are paying alternate minimum tax, तो as an assessee you will say कि I am paying something more. रेगुलर तरीके से मेरा टैक्स आता है 5 लाख रुपया, AMT 6 लाख रुपया आ गया, तो मिनिमम 6 लाख रुपए के हिसाब से मुझे टैक्स भरना पड़ा, जबकि नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से 5 लाख आता था। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देख assessee, जब तू AMT भरेगा ना तो हम एक अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, we'll calculate something called as AMT credit. Now what is this AMT credit? Calculate the AMT minimum tax, subtract the regular tax. ये जो दोनों अमाउंट्स कंपेयर करके जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसमें इंक्लूडिंग सरचार्ज, इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन से सब कुछ कंसिडर करना। हाँ, सो इन सिंपल वर्ड्स AMT क्रेडिट क्या है? AMT क्रेडिट इज द एक्स्ट्रा टैक्स that you are supposed to pay due to the concept of AMT. AMT नहीं होता तो रेगुलर टैक्स भर देते। ये AMT है इसीलिए मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ा और फिर वो मिनिमम अमाउंट भरना पड़ा। तो कितना ज्यादा भरा मैंने वो कैलकुलेट करो और उसको एक नाम दे दिया AMT क्रेडिट। जैसे कोई लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हो, वैसे AMT क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड किया, वो भी 15 साल के लिए। अब इन द फ्यूचर 15 ईयर्स अगर मैं कुछ कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं तो मैं तो उस कैरिड फॉरवर्ड चीज को मैं सेट ऑफ करूंगा। तो फ्यूचर में जब भी रेगुलर टैक्स इज ग्रेटर देन AMT, सर रेगुलर टैक्स इज ग्रेटर देन AMT का मतलब होता है रेगुलर टैक्स इज पेएबल। तो इन फ्यूचर जब रेगुलर टैक्स AMT से ज्यादा है तो रेगुलर टैक्स भरो, लेकिन फिर ये जो AMT क्रेडिट है, ये जो आपने एक्स्ट्रा टैक्स पास्ट में भर के रखा है, उस AMT क्रेडिट, उस एक्स्ट्रा टैक्स को हम अब सेट ऑफ करेंगे। और सेट ऑफ का फॉर्मूला बहुत सिंपल। कितना AMT क्रेडिट अवेलेबल है? पुराना AMT क्रेडिट अवेलेबल, दैट मीन्स पुराना अमाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड, और
regular tax minus AMT for that year, out of the two whichever is less. This is the amount that will be set off. मतलब आपका जो रेगुलर टैक्स पेएबल है, ये जो मैंने अभी मैं जो शेड कर रहा हूं ना, ये जो मैंने लिखा है ना, this is exactly what I've written in point 5. How much tax will you calculate? How much tax will you pay to the government after the set off? तो इस साल का रेगुलर टैक्स माइनस जो AMT क्रेडिट मैंने सेट ऑफ किया, वो सेट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस बचा वो टैक्स भर दो, और जो AMT क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड था माइनस AMT क्रेडिट सेट ऑफ था, वो AMT क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हुआ. सर ये बहुत सारे AMT के कॉन्सेप्ट है सर, अगर कुछ नंबर्स लेके बात कर सको डेफिनेटली, एंड इट विल नॉट टेक मच टाइम, फटाफट खत्म करते हैं. 68,000 इज द AMT क्रेडिट अवेलेबल. रेगुलर टैक्स 6,70,000. AMT for the year is let's say 6,10,000. तो 670 रेगुलर टैक्स माइनस AMT 6,10,000, कितना डिफरेंस आया? 60,000. ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है सर? ब्रॉड फॉरवर्ड 68,000 है. मतलब पुराने सालों में AMT भरने की वजह से हमने एक्स्ट्रा 68,000 भरा है. तो आज गवर्नमेंट मुझको बोल रही है कि ठीक है रौनक, वो जो 68,000 एक्स्ट्रा भरा है ना, वो आज मत भर, उस 68 का सेट ऑफ ले ले. लेकिन फिर ये बोलने के बाद गवर्नमेंट मुझे ये भी बोल रही है कि देख रौनक, 68 का सेट ऑफ लेने के बाद जो टैक्स बचा वो AMT मिनिमम टैक्स तो होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा. मैं बोला ठीक है चलो, 68 ब्रॉट फॉरवर्ड, 60 का डिफरेंस, विच एवर इज लेस, सो विच एवर इज लेस इज 60,000. तो ठीक है गवर्नमेंट, मैं 60,000 को सेट ऑफ करता हूं. मतलब व्हाट इज अ टैक्स पेएबल फॉर दैट ईयर? रेगुलर टैक्स 6,70,000 माइनस AMT क्रेडिट सेट ऑफ 60,000. मतलब बैलेंस जो 6,10,000 है ये मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा. क्या ये 6,10,000 सर उस साल का AMT, क्या बोला था गवर्नमेंट ने? AMT से कम नहीं होना चाहिए, AMT से कम नहीं होना चाहिए. अगर बाय चांस मैंने 6,70,000 में से पूरा 68 माइनस कर दिया होता तो मैं गवर्नमेंट को 6,02,000 भरता. वो 6,02,000 तो AMT से कम हो जाता, वो तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, इसलिए मैं पूरा सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा. और मैंने जितना सेट ऑफ किया, कितना ब्रॉट फॉरवर्ड था सर? 68,000 ब्रॉट फॉरवर्ड था गाइस. कितना सेट ऑफ किया? 60,000 सेट ऑफ किया. तो बाकी का 8,000 रुपीज कैरी फॉरवर्ड करो. 15 साल का पीरियड है ना कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, कर लो 8,000 कैरी फॉरवर्ड. फ्यूचर में जब भी रेगुलर टैक्स भरने की नौबत आएगी तो इस 8,000 को सेट ऑफ कर देना. बस वो चीज का ख्याल रखना कि AMT से कम टैक्स नहीं होना चाहिए सेट ऑफ करने के बाद. दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ AMT. इट्स एक्चुअली अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. एग्जाम्पल्स प्रॉपरली प्रैक्टिस करके जाना. मई 2022 और मई 2023 के क्वेश्चन पेपर के ये दो सम सॉल्व करोगे तो AMT का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा. प्लस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे MCQs भी मिल जाएंगे AMT से रिलेटेड, तो वो भी देख लेना. कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, तो प्लीज इसको छोड़ के मत जाना. स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है, आराम से स्कोर कर पाओगे. चलो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टाटा, बाय बाय.